गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी के बारे में। पिछली वाली लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि ईसीजी के जो भी लीड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लें। आज हम पढ़ेंगे कि एक पेपर के ऊपर, जैसे एक ग्राफ पेपर है तो इसके ऊपर हमको कुछ ऐसी ऐसी लाइनिंग्स दिखाई देती है, ठीक है, ऐसी लाइनिंग्स दिखाई देती है, वही कहलाती है ईसीजी। अगर मैं उसको क्लियरली बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनती है। क्लियर है? तो अभी हम इसको क्लियरली बना लेते हैं, ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं PQRS वेव्स के बारे में, सेगमेंट के बारे में, इंटरवल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हर्ट के बारे में, ठीक है जी। हर्ट में हमने पढ़ा था कि ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम में जिसकी वजह से हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हर्ट में सबसे पहले ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं तो वो सबसे पहले जो एट्रियम वाला पार्ट है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो हमारे जो ईसीजी ग्राफ के अंदर एक ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को बहुत अच्छी भाषा में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डीपोलराइजेशन। क्लियर हो गया? तो मतलब हम ये वाली जो वेव आ रही है इसको हम एट्रियल डीपोलराइजेशन बोल सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं पी वेव। क्लियर है? उसके बाद पी वेव आने के बाद धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वेंट्रिकल्स पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो वेंट्रिकल्स पे कॉन्ट्रैक्शन आता है, हमने पढ़ा था वेंट्रिकल्स की मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएगा। वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्स होके, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा डिफ्लेक्शन आता है। उसके बाद वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन बहुत हार्ड आते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो हमको एक स्ट्रॉन्ग सी लाइन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। पी वेव का मतलब क्या था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब था कि पी वेव का डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब पी वेव, QRS का मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद हल्की सी ये डीफ्लेट होती है यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक लाइन बनती है और फिर से एक डिफ्लेक्शन आता है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो मैंने बोला क्या, QRS, ठीक है। तो ये QRS एक साथ ही कॉम्प्लेक्स में आता है तो QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना वो क्या कहलाएगा, हमारा QRS कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और लास्ट वन आता है T, मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे फिर से एक डिफ्लेक्शन आएगा जिसको बोला हमने T वेव। क्लियर है? अब इनको लिख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कही। सबसे पहले बोला हमने P वेव, ठीक है। P वेव में हमने क्या बोला कि क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है फिर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। रिलैक्स होने को हम क्या बोलते हैं अभी बाद में बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स वेव की, या QRS बोल देते हैं इसको। इंक डाल के भी नहीं चल रहा है पेन। हम ये बोल सकते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या था हमारा, जब वेंट्रिकल्स का क्या हो रहा था, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन इसका मतलब है। डीपोलराइजेशन का मतलब ही क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब हमने बोला फिर उसके बाद क्या आता है, T वेव आती है। T वेव का मतलब क्या है, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं मतलब वेंट्रिकुलर। अब रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं हम रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन को रीपोलराइजेशन। तो R से रिलैक्स और R से रीपोलराइजेशन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने बोला जब पहला सा डिफ्लेक्शन आया तो इसको हमने बोला P वेव, मतलब हमारी जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते 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 धीरे धीरे एट्रियम क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। यहाँ पे रिलैक्स हुई
जैसे ही एट्रियम रिलैक्स हुई तो वेंट्रिकल्स में डिफ्लेक्शन आ गया और बहुत तगड़ा वाला डिफ्लेक्शन आया, तो एक बड़ी सी लाइन बन गई जिसको QRS कॉम्प्लेक्स बोला। फिर एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को क्या बोला हमने, यहाँ पे ये S वेव थी, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब ये वेंट्रिकल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन कम कर रहे हैं अपना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक चलते हैं पूरे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन आया, धीरे 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 कम हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पे फिर से जैसे ही कम हुआ तो फिर क्या होगा, रिलैक्स होंगी वेंट्रिकल्स, क्या होंगी, रिलैक्स। तो रिलैक्सेशन को हमने बोला टी वेव। यहाँ तक हमको समझ में आ गया, मतलब हमने पी वेव पढ़ ली, QRS पढ़ लिया और टी पढ़ लिया, मेन तो ये तीन ही थे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, जब हमने वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन पढ़ा, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा हार्ट है सबसे पहले एट्रियम, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अपना ब्लड वेंट्रिकल्स में डाल देते हैं। जैसे ये ब्लड अपना वेंट्रिकल्स में डालते हैं और वेंट्रिकल्स पे वेव आते हैं, उससे पहले ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले ही ये रिलैक्स हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि साथ साथ ही रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको इसमें एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव क्यों नहीं दिखती भैया? एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव इसीलिए नहीं दिखती, एक तो वहाँ पे उसी टाइम पे क्या आ जाता है, बहुत तगड़ी वेव आ जाती है, ठीक है। आप ये समझो कि घर में आपके झगड़ा चल रहा है, ठीक है, किसी के घर में झगड़ा चल रहा है और बहुत तेज डीजे बज रहा है, तो क्या बाहर वालों को पता लग पाएगा? तो ऐसे ही हमारे हार्ट को भी पता नहीं लग पाता, किसका, मतलब उस मशीन को पता नहीं लग पाता, जो ECG मशीन है उसको पता नहीं लग पाता कि यहाँ पे एट्रियम रिलैक्स हो गए। तो हम सीधे सीधे समझ लेते हैं यहाँ वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब भी क्या है, वेंट्रिकल का यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वेव में कहीं ना कहीं वो वाली जो हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव थी, ये दोनों एक साथ ही होते हैं, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना और एट्रियम का रिलैक्सेशन होना, दोनों एक साथ होते हैं। तो एट्रियम की वेव इसीलिए हमको शो नहीं होती है रीपोलराइजेशन की, डीपोलराइजेशन की तो हो जाती है। ये रिलैक्स इतनी आराम से होता है कि मतलब ये समझो कि आप बहुत एट्रियम बहुत आराम से रिलैक्स होता है, जिसकी आवाज़ तक नहीं आती, ठीक है। तो आवाज़ नहीं आती का मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए हमारे को पी वेव का मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन का रीपोलराइजेशन नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए हमने सीधे बात करी, ये डीपोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पर रीपोलराइजेशन भी होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर रीपोलराइजेशन की कोई भी वेव नहीं दिखती है हमको, ठीक है। तो जैसे ही पी वेव हुआ, अब ये पी वेव के बारे में भी खास बात, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि राइट एट्रियम यहाँ तक क्या होता है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसके बीच में हम मान लेते हैं ये पी वेव है पूरी की पूरी, इसमें दोनों एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब QRS कॉम्प्लेक्स हमारा बहुत बड़ा है, QRS कॉम्प्लेक्स में हमने बोला वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गए और यहीं पे हमारे क्या रीपोलराइज हो जाते हैं, एट्रियम रीपोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या क्या वेव देखने को मिल गई, PQRF मिल गई। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है हमारी, जैसे इसके अलावा हमारी क्या चीज़ें होती है, जैसे ये P वेव है, ठीक है, ये P वेव है और ये R वेव है, मतलब इसको हम ऐसे ना बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। ये P और R के बीच में भी कुछ टाइम लगता होगा, ठीक है। तो P और R को हम क्या बोलेंगे, PR इंटरवल, क्या बोलेंगे इसको, PR इंटरवल, ठीक है। अब ऐसे ही ये Q है, Q वेव से लेके ये T तक भी क्या बनता है, मतलब जिसमें वेव इस वाले पार्ट को, जो सीधी लाइन होती है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। तो ये क्या है, यहाँ पे S है, S से लेके T के शुरुआत तक यहाँ पे होता है ST सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, ST सेगमेंट। ST सेगमेंट में केवल आइसोमेट्रिक लाइंस आती हैं, जो सीधी लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक लाइन ST वेव हो गई। PR इंटरवल किसको बोला, P से लेके R के टॉप वाला पार्ट है, उसके बीच में कुछ टाइम लगता होगा। मतलब अगर हम ये बोलें कि जो वेंट्रिकल्स जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट है, और जिस टाइम पे एट्रियम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो P पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, मतलब कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो PR इंटरवल उसको बोला हमने। फिर उसके बाद एक QT इंटरवल बोला, QT इंटरवल,
किस किस के बीच में है भैया, क्यू वेव और टी वेव के बीच में है, जो इंटरवल उसको क्यूटी इंटरवल बोला। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक एसटी सेगमेंट होता है, हमने बोल दिया एसटी सेगमेंट है, आइसोमेट्रिक लाइन है, क्लियर। उसके बाद हमने बोला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो हमने पढ़ लिया था। तो ये पीआर इंटरवल का टाइम बताते, सबसे पहले हम अब सबके बारे में बात कर लेंगे, ये हमको पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि इनमें टाइम कितना लगता है, तब हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे हम बात करते हैं पहले पी वेव की। पी वेव के बाद क्या है, क्यूआरएस है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद हम सीधे सीधे पढ़े तो हमारे क्या आती है यहाँ पे, टी वेव आती है। क्या आती है यहाँ पे, टी वेव आती है। तो टी वेव के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हमारा एक पीआर इंटरवल आता है, इंटरवल, इंटरवल कह सकते हैं हम, सेगमेंट और वेव दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरवल कहलाते हैं। फिर इंटरवल भी हमारे दो थे, एक तो हमने पीआर इंटरवल पढ़ा था, एक क्यूटी इंटरवल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्यूटी इंटरवल, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। उसके अलावा हमने एक सेगमेंट भी पढ़ा था, कौन सा, एसटी सेगमेंट पढ़ा था। तो इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना कितना टाइम लग रहा है। तो पी वेव में जो टाइम लगता है हमारा 0.12 सेकेंड लगता है, ये याद रखना आप। अगली बात आती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, किसकी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आप याद रखना 0.08 से लेके 0.12 सेकेंड तक ये लगता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टाइम। कहीं कई बुकों में आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कई बुकों में आप क्या हो सकता है, ये 8 की जगह पे 7 दिया होगा, ये 12 की जगह पे 11 दिया होगा। ये जो रीडिंग लिखा रखी है आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 0.12 और 0.11 इन दोनों में से एक बताइए कि पी वेव में क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए बेफिक्र रहें, क्योंकि ये रेंज में आता है, ठीक है। अभी मैं जैसे पीआर इंटरवल का बताऊँ तो पीआर इंटरवल आता है हमारा 0.12 से लेके 0.20 तक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं टी वेव्स में। तो टी वेव्स में लगता है 0.16 सेकेंड का टाइम, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी सेगमेंट की। तो एसटी सेगमेंट में कितना टाइम लगता है भैया, एसटी सेगमेंट में जो हमारा टाइम लगता है वो है 0.8 सेकेंड, ये आपको याद रख लेना है। ये 0.08 है, ये ध्यान रखना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। अब हमारा लग गया कितना, एसटी सेगमेंट पे 0.8 सेकेंड लग गया। अब हमारा कौन सा बचा, क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी इंटरवल का जो टाइम होता है हमारा, वैसे क्यूटी इंटरवल लॉन्गेस्ट इंटरवल बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो टाइम लगता है वो होता है 0.32 से लेके 0.40 सेकेंड। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बिना याद करे भी चल जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आता है, इनको 3-4 बार लिख लेना, आप अच्छे से याद आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको ऐसे सिंपल से याद कर सकते हैं। अगर आपको 0 पॉइंट लगाना याद नहीं हो रहा है तो 12, 08, 16, 12, 32, 8 ऐसे करके याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको याद करें। तो मैं बता रहा था क्यूटी इंटरवल। तो सबसे पहले हमने बोला पी वेव बन गई, पी वेव बनने के बाद हमने बोला एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, एसटी सेगमेंट बन रहा है, फिर टी वेव बन रही है। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पी वेव है, ये क्यू है, ये आर एस है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दोनों एक ही चीज़ है। और यहाँ पे आ गई हमारी टी वेव। अब मैंने बोला क्यूटी इंटरवल, तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा एक लॉन्गेस्ट टाइम है जिसमें 32 से लेके 0.40 सेकेंड तक का टाइम लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट द पी क्यू आर एस वेव। ये हमारी नॉर्मल ईसीजी होती है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है, क्योंकि हम थोड़े से एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से पढ़ रहे हैं और हो सकता है थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हो सकता है उनको लग रहा हो कि मैं छोड़ रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।